अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाएँ, थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी जी, आपने इनवाइट किया। सर आज बात करेंगे आईएमएफ की, और आईएमएफ से जैसे कि आप जानते हैं कि $7 बिलियन का जो पाकिस्तान को पैकेज मिल रहा है या लोन मिल रहा है, जो भी कह लीजिए, वो थोड़े थोड़े करके हमें पैसे देते हैं और साथ साथ कंडीशंस भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब कहा यह गया है कि तकरीबन 11 उन्होंने शर्तें और लगा दी हैं, जिसमें कि आप जानते ही हैं कि ये कहा गया है कि जो एसेट्स हैं वो भी सिविलियंस के भी बताए जाएं, आर्मी वालों के भी बताए जाएं। उसके साथ उन्होंने जो कार इंपोर्ट किया जाता था उसके ऊपर भी बात की है, और कई दूसरी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान को काफ़ी सख्त एक तरह का समझे कि कंडीशंस जो है वो सामने रखी गई हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये कंप्लीट कर पाएंगे उन कंडीशंस को, और कब तक ये आईएमएफ के साथ बंधे रहेगा पाकिस्तान? देखिए जी, बात ये है कि ये अभी एक बजट हमारा आ रहा है जून के एंड तक। ये कोई 17.6 ट्रिलियन रुपीस का बजट है, जो कि अभी जून के एंड तक आ जाएगा। तो बेसिकली देखिए, ये जो एक ईएफएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, ये उन मुल्कों को दी जाती है जो कि मौशी तौर पे बहुत एक क्रिटिकल एक सूरत हाल का शिकार हों। तो पाकिस्तान के लिए ये $7 बिलियन की ये फैसिलिटी इन्होंने अप्रूव की थी, और वो हमें मुख्तलिफ किस्तों में मिलती रही। तो अभी रिसेंटली हमें $1 बिलियन जो है वो उसमें मिला है, 1.3 बिलियन टू बी प्रिसाइज। तो अब यूं है जी कि इसमें अप्रूव तो ये हो गया, उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, लेकिन अब उन्होंने बहुत सी शराइत भी रख दी हैं। कोई 11 के करीब शराइत हैं, और कुल कोई 50 शराइत हैं जिनको के हमने मानना है। तो उनमें से काफ़ी सारी शराइत हम मान चुके हैं, और अभी इस वक्त जो है वो 11 मज़ीद शराइत उन्होंने आयद कर दी हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। तो अब इसमें ये है कि बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक तो कहा है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल होगी, यानी जो भी शराइत हैं उनको मनवाने के लिए, मतलब जो भी आपकी तरफ से कंडीशनैलिटीज़ हैं उनको आपकी जो पार्लियामेंट है वो ओवरसाइट करेगी, वो अप्रूव करेगी। उसके बाद फिर डेट सर्विसिंग जो है उस पे जो सरचार्ज है वो बढ़ा दिया जाएगा। फिर 3 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियां भी इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी, जो कि इस वक्त नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उन्होंने कहा है जी ये भी आयद करें। फिर उन्होंने कहा है जी कि आपकी जो गवर्नेंस है ना वो सही नहीं है, तो गवर्नेंस को आप अपना दुरुस्त करें। फिर आने वाले सालों में जो आप ने एक फाइनेंशियल एक आपकी जो भी आपका जो स्ट्रक्चरल प्रोग्राम है वो आप प्रॉपरली चाक आउट करें, आप अपनी गवर्नेंस प्रॉपरली चाक आउट करें। यानी मतलब ये कि वो ये चाह रहे हैं कि हम वापस एक एक रास्ते पे आ जाएं, और वो जो एक हमारे यहाँ एक हर चीज एक बिखरी हुई है, उलझी हुई है, वो खत्म हो जाए। जी आरजू, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, मैं ये कह रही थी सर कि कब तक हम जो है वो इसी तरीके से सिर्फ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दर पे ही रहेंगे, या कह लीजिए जो दूसरी कंट्री से हम पैसा लेते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या कोई भी गल्फ कंट्री, पाकिस्तान क्यों इतने 77 ईयर्स में अपनी इकोनॉमी पे कभी काम नहीं कर सका? सिर्फ मांगे तांगे पर ही रहा। ये बात नहीं कि दूसरी कंट्रीज आईएमएफ पे नहीं जाती या नहीं करती, लेकिन हम तो उधर के अलावा कुछ और कर ही नहीं रहे। बस देखिए, हमने अपनी प्रायोरिटीज ही प्रॉपरली सेट नहीं की, और हर जो दौर आया है उसमें मुख्तलिफ पॉलिसीज़ रही हैं, कोई एक उनमें कंसिस्टेंसी भी नहीं रही, जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज सर उठाए हुए हैं। फिर हमने कभी भी अपना प्रॉपर होमवर्क नहीं किया। मिसाल के तौर पे अभी आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं उनमें से एक ये है कि आप एग्रीकल्चर टैक्स भी नाफिज करें। अब वो नाफिज करने के लिए पूरा आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आपने इम्पोज करना है, उसके लिए आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, तरीक़ेकार होना चाहिए, वो ऑपरेशंस
कैसे एग्जीक्यूट किए जाएंगे उसके लिए अब आपके पास कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ यही कह रहे हैं जी कि हम एग्रीकल्चर टैक्स लगा देंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे और किस तरीके से रेवेन्यू इकट्ठा होगा और उसके ऑपरेशंस क्या होंगे, ये चीज़ें तो पता ही नहीं। तो इसी तरह बहुत से और भी इस तरह के शोबे हैं कि जिसमें के मिसाल के तौर पे बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन होमवर्क बिल्कुल नहीं किया गया। अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को उन्होंने कहा है जी कि आप जून 2025 तक आप आयद करें आप जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके ऊपर, लेकिन अब वो कैसे किया जाएगा? अब जून सर पे आन खड़ा है। अभी देखें ना, अभी 10 दिन रह गए हैं मई के, उसके बाद 30 दिन जून के, तो 40 दिन के अंदर अंदर आप पूरे मुल्क में कैसे एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे? इसी तरह और बहुत से फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने कहा है जी कि इसमें आप अपने प्रायोरिटीज और एक एक्शन प्लान हमें दें और 2027 के बाद आपने क्या करना है वो भी आप हमें अभी बताएं। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी पे जो टैरिफ्स हैं और जो गैस पे टैरिफ्स हैं उनको इंक्रीज किया जा रहा है, उसके काफ़ी असरात होंगे आम लोगों के ऊपर जो ऑलरेडी एक काफ़ी हैवी उसके ऊपर टैक्स देते हैं। और इसी तरह फिर जो है वो उन्होंने कहा है जी कि जो सर्विस सरचार्ज है वो उसको भी कैप किया हुआ है ना, तो वो कैप ख़त्म करें। यानी मतलब ये कि मार्केट फोर्सेस ही तय करेंगी कि कितना उसके ऊपर वो यानी किस हद तक उस सरचार्ज को जाना चाहिए। जी। चलें ठीक। फिर वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए हुए हैं, बहुत से ऐसे हमने टेक्नोलॉजिकल पार्क्स बनाए हुए हैं जहाँ पे कि हमने कोई इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, यानी वहाँ पे वो टैक्सेशन नहीं है उस तरह से। तो उन्होंने कहा है कि उनको भी आप 2035 तक ख़त्म करें, फेज आउट करें ये जो आपने बनाए हुए हैं इस तरह के मुख्तलिफ पार्क्स बनाए हुए हैं। ₹3.21 सर्विस चार्ज था पावर के ऊपर, वो उन्होंने कहा इसको ख़त्म करें, यानी इसका मतलब ये होगा कि आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो अब वो बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि गैस का भी टैरिफ बढ़ेगा, बिजली का भी बढ़ेगा, तो आम आदमी पे उसका गहरा असर पड़ेगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा है जी कि आप अपना गवर्नेंस का भी हमें एक्शन प्लान दें, फिर आप हमें फाइनेंशियल एक्शन प्लान दें। तो काफ़ी वो अब स्ट्रिक्ट हमारे ऊपर कंडीशनैलिटीज़ आयद कर रहे हैं और इन पे हमें अमल करना होगा, अदरवाइज़ फिर जो अब हमें बाकी जो पैसे मिलने IMF से वो रुक सकते हैं या उनमें रुकावट आ सकती है अगर हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। मगर सर ये अपने अपनी इकोनॉमी पे मैं फिर वही कहूंगी, अपनी इकोनॉमी पे ही पाकिस्तान काम क्यों नहीं कर पा रहा? एक तरफ से तो कहा यह जाता है कि अगर कोई पैसा लेकर आता है, चाहे कोई दूसरी कंट्री हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, क्या पाकिस्तान में एक तरफ BLA वाले अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ TTP के अटैक चल रहे हैं, तीसरी तरफ भारत को भी हमने छेड़ दिया है। तो क्या ऐसी सूरत में जो ये बार बार कहते हैं कि जी फलाना डेलीगेशन आया और फलाना डेलीगेशन आया, क्या वो पैसा भी लगाएंगे? क्या पाकिस्तान कभी IMF के चुंगल से बाहर आ सकेगा? जो नवाज शरीफ साहब हर बार कहते थे हमने कशकोल तोड़ दिया है, इमरान खान कहते थे जी मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन मैं IMF नहीं जाऊंगा, क्या कभी ये लोग बाहर आ पाएंगे इसमें से? बड़ा मुश्किल लग रहा है जी। अभी रिसेंटली नाइजीरिया ने अपने सारी जो डेट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं और नाइजीरिया जैसा मुल्क भी IMF के वो उस शिकंजे से बाहर निकल आया है। लेकिन यहाँ पे अभी कोई इम्कान नज़र आ नहीं रहा जी इस मुल्क में, क्योंकि देखिए अभी तक आप और चीज़ें छोड़ दें, हमने PIA की निजगारी करनी थी और बड़े इन्होंने नारे लगाए और ये बस जी कर रहे हैं जी, करने वाले हैं जी, हो गया जी, हो गया जी, वो अभी तक नहीं हो सका इनसे। स्टील मिल की इन्होंने निजगारी करनी थी, बड़े नारे लगाए, आज तक नहीं हो सका, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सके उसको। तो जहां पे आप यानी PIA और स्टील मिल और इस तरह के बेशुमार पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो कि बड़े घाटे में जा रहे हैं, उनकी भी आप निजगारी नहीं कर सके, तो आपने और क्या करना है यहाँ? तो ना इनके पास कोई एक्शन प्लान है, ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास हुकूमती सतह पे कोई इतनी ताकत है इनके पास कि अपने तौर पे ये कुछ कर सकें। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे। इनको बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा और ये अभी फॉरसिएबल फ्यूचर में कोई इम्कान नहीं है कि ये अपने पाँव पे खड़े हो सकें।
जी आरजू। लेकिन सर ऐसी कंट्री जो है ये कितने साल और सरवाइव करेगी? खर्चे तो इनके कम हो रहे नहीं है। गवर्नमेंट ने जो है वो आप जानते ही हैं, जो एम्प्लॉयज हैं इनके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी तो बहुत ज्यादा जो सैलरीज हैं वो भी बढ़ा दी हैं। आई थिंक 142% या कुछ इस किस्म का कोई फिगर आ रहा था कि वो भी इन्होंने बढ़ा दिए। तो ये मतलब ये छोड़ के भाग जाएंगे अपना टाइम पूरा होने पर, या कोई कभी पाकिस्तान को एक सही डगर पे ले जा सकेगा, सही ट्रैक पे लेके जाएगा, कि इसी तरीके से ही चलता रहेगा? देखिए, अब तो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि जो भी हुकूमत है, जिसको हुकूमत कहते हैं, वो उसके हाथ में कुछ है नहीं इस वक्त। सीधी बात, वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और उनके मुताबिक वो अमल कर देते हैं। आप ये देखिए कि IMF कह रहा है जी कि आप 24 यानी 24,000 अरब रुपया जो है वो रखें बजट के लिए, यानी 12% इंक्रीज करें, 22 यानी सॉरी 2200 अरब से 2400 अरब कर दें आप। तो अब ये कह रहे हैं नहीं हम 2500 अरब करेंगे, यानी 12% इंक्रीज नहीं करेंगे बल्कि 18% इंक्रीज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2,500 अरब रुपया जो है वो हमें इस साल डिफेंस के ऊपर देना होगा। ये वो रकम है जो कि बजट में आ रही है, जो बाद में सप्लीमेंट्री बजट्स होंगे, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होंगी, वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें स्पेशल प्रोजेक्ट शामिल नहीं है, इसमें जो बहुत सा इक्विपमेंट खरीदा जाएगा वो शामिल नहीं है। ये सिर्फ जो है वो उनके जो करंट जो एक्सपेंडिचर है इस वक्त वो उसको पूरा करेगा। तो एक तो ये। अच्छा, दूसरा आप देखें कि इन्होंने अभी रिसेंटली, अभी इतवार वाले दिन, इन्होंने जनाब क्या किया कि अपनी तनख्वाहें, जिसकी 2 लाख थी जिस मिनिस्टर की तनख्वाह, वो 5,19,000 कर दी। यानी एक इतना बड़ा इंक्रीज इन्होंने किया है। अभी चंद चंद रोज पहले की बात। फिर आप एक और देखें कि अभी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि जनाब जो लोग रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले रहे हैं और उस पेंशन के अलावा कोई नौकरी यानी री एम्प्लॉय हो गए हैं कहीं पे, यानी फर्ज करें कि एक बंदा जो है वो 3 लाख रुपए पेंशन ले रहा है और उसने 5 लाख रुपए की एक नौकरी और कर ली है सरकार में, तो अब वो 8 लाख रुपए ले रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप इन दोनों में से कोई एक मुंतखब कर लें, या पेंशन लें या फिर वो जो पैसे हैं वो लें जो तनख्वाह है। तो अब वो बड़ी चेमगोइयाँ हो रही थी कि यार ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि हम फिर ये है कि हम पेंशन लेंगे और ये छोड़ देंगे, कुछ कह रहे थे नहीं हम ये लेंगे और पेंशन। तो अब एक नोटिफिकेशन आया बड़ा दिलचस्प, वो ये है कि ये जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ है उसके बाद से ये चीज अप्लाई होगी, यानी जिसने उससे पहले ये फैसिलिटी ले ली है दोनों चीजों की, तनख्वाह भी ले रहा है पेंशन भी ले रहा है, उस पर अप्लाई नहीं होगा ये। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कैसे कैसे तरीकों से और कैसे कैसे हथकंडों से हमारे यहाँ ये सारा ये फ्रॉड किया जाता है, और अल्टीमेटली पैसे जो इन लोगों को जाएंगे वो मेरी और आपके टैक्सों से जाएंगे। तो ये इनको सिर्फ ये पता है कि इन्होंने अपने जो इंटरेस्ट्स हैं उनको कैसे सेफ गार्ड करना है। अवाम का तो बिल्कुल किसी खाते में कुछ जिक्र है ही नहीं ना, कंसिडरेशन है ही नहीं। जी आरजू। सर इनकी करप्शन का तो यह हाल है कि आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं, आपने देखा होगा फेट पे जो इन्होंने नया जो फ्लाईओवर बनाया है तैयब उर्दुगान के नाम से, वो एक बारिश नहीं सह सका। अभी एक बारिश हुई है और वो ऑलमोस्ट इतना डैमेज हो गया है कि उसका रिपेयर चल रहा है और पूरा सोशल मीडिया उससे भरा पड़ा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि ये किसने बनाया था, किसको पैसा गया है, क्या करप्शन हुई है, कि अभी इन्होंने बनाया था और अभी एक बारिश हुई है और वो गया। ये अभी इन्होंने पूरी जो पार्क रोड है, पार्क रोड जो कि वो कश्मीर चौक से, जिसको रावल चौक भी कहते हैं, वहां से ये कॉमसेट्स की तरफ आती है, ये अभी इसको मेरा ख्याल है 2-4 महीने हुए हैं कंप्लीट हुए। नई सड़क बनी है, नई कारपेटिंग हुई है, वो बहुत सी जगहों से बैठ गई है और अभी उसकी रिपेयर का काम हो रहा है इस वक्त। कुछ हो गया, कुछ हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगाएं, यानी ये इनका हाल है इन लोगों का।
और ये कहते हैं जी कि हमारी तनख्वाहें भी डबल कर दें और हमारे पर्क्स और प्रिविलेजेस भी डबल करें, और आप बस आप एक साइड पे हो जाए और हम जो कर रहे हैं हमें करने दें। तो अब ये यहाँ पे फिर कैसे चलेगा ये सिलसिला? जी बिल्कुल। आप। तो सर ये जो करप्शन चल रही है यहाँ पर और पाकिस्तान के अंदर 10 प्रॉब्लम्स हैं, उसको क्या कोई एड्रेस कर रहा है? क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई गवर्नमेंट के लेवल पे कोई देख रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? कभी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक जमाने में जब ये आई थी नई नई मरीम नवाज, उन्होंने कहा था जी जो हेट स्पीच है उसके अंदर जो दूसरे रिलीजन के मुतालिक कुछ लिखा है हम उसे हटा देंगे, लेकिन उस पर भी काम नहीं हुआ। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल उस तरह से दुनिया में एक्सेप्ट नहीं किए जाते जैसे कि भारत या बांग्लादेश या किसी भी और कंट्री के होते हैं। क्या इस तरफ आपको लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट का कभी भी फोकस रहा है कि जी हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर लें? देख लें आप, अब हमारा जो है एजुकेशन का जो बजट है वही आप देख लें। हमारे मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल की शक्ल नहीं देखते, यानी ये हाल है यहाँ पे। हमारे जो स्कूल हैं देहातों में, टीचर्स नहीं, बिल्डिंग्स नहीं है वहाँ पे, टीचर्स नहीं है वहाँ पे, और बाकी चीज़ें तो छोड़ दें आप, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वहाँ पे। शहरों के अंदर आप जो स्कूल हैं वो एक एक क्लास में, यानी अगर 50 बच्चे होने चाहिए तो 100 बच्चे हैं वहाँ पे। टीचर्स की तनख्वाहें जो हैं वो, हालांकि यूरोप के बहुत से मुल्कों में प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की तनख्वाहें सबसे ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे बच्चों की जो तनख्वाहें हैं, सॉरी टीचर्स की जो तनख्वाहें हैं वो इतनी कम रखी गई हैं। तो आप फिर सोचें ना कि किस तरह के लोग वहाँ पे जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बहुत बुरा हाल है हमारी एजुकेशन का, हमारे एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है। हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो तो कुछ और है। सर बजट में सबसे कम पैसा एजुकेशन के लिए ही रखा जाता है। मेरा ख्याल है 1.6% है हमारे बजट का जो एजुकेशन को जाता है, 1.6। ये शायद इससे भी कम है। मगर इस तरफ सर कोई देखता नहीं, क्या वजह? इसलिए कि इनके तमाम लोगों के जो पावर में उनके बच्चे तो यहाँ पढ़ते ही नहीं है। वो पढ़ते ही नहीं। आम पब्लिक जाए भाड़ में इनकी तरफ से। इनके बच्चे जो बड़े एलीट स्कूल हैं, जैसे ये चेन्स हैं स्कूल्स की, बीकन हाउस है, सिटी स्कूल है, या फिर और उससे भी ऊपर के जो स्कूल हैं, मिसाल के तौर पे एचिसन है, वहाँ पे जाके पढ़ेंगे इनके बच्चे, राइडिंग भी करेंगे वहाँ पे, स्विमिंग भी करेंगे, अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे, और बेहतरीन टीचर्स वहाँ पे बेहतरीन माहौल में उनको पढ़ाएंगे वहाँ पे। तो उनको क्या पड़ी कि जो बच्चा कच्चा रावी रोड पे रह रहा है, या शालमी में रह रहा है, या मोची दरवाजे के अंदर रह रहा है, वो किस तरह के स्कूल में जाता है, किस तरह की तालीम हासिल करता है, किस तरह के टीचर उसको पढ़ाते हैं, किस तरह का माहौल है वहाँ पे, तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है इन चीज़ों के साथ। उनके बच्चे तो बेहतरीन फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। मगर सर फिर ये क्या दे रहे हैं मुल्क को? ये क्या दे रहे हैं? अगर ये गवर्नमेंट में बैठे हैं तो ऐसी क्या चीज ये कंट्री को दे रहे हैं जिससे हम ये कहें कि जी ये मुल्क के लिए कोई काम कर रहे हैं? अपना एजुकेशन है, लोगों के पास ना जॉब है, ना खाने को है, ना हेल्थ सेक्टर में कुछ काम हो रहा है। फिर ये नहीं, कर क्या रहे हैं? रोड बना रहे हैं और तोड़ रहे हैं और फिर रोड बना रहे हैं, यही कर वो रहे हैं। तो कुछ देने के लिए तो ये हुकूमत में नहीं आते ना, ये तो हुकूमत में आते हैं कुछ लेने के लिए। तो वो काम चल रहा है, विजिट्स चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी अब जनाब एक वफद लेके तो यूरोपीय मुल्कों की सैर सपाटे पे जा रहा है। सर उधर क्या से बताएंगे वहां जाके? बाय द वे ये क्या कहेंगे वहां जाकर? क्या कहेंगे यार, क्या कहेंगे? बस वो बहाना चाहिए एक सैर सपाटे का। ये कहेंगे कि जी भारत ने हमारे यहाँ जो है टेरर कैंप का कहकर अटैक कर दिया, तो वो लोग कहेंगे कि फिर आपके यहाँ नहीं है क्या टेरर कैंप? तो क्या जवाब देंगे ये? क्या कहेंगे? वो तो तस्वीरें भी हैं जिसमें कि वो हमारे सरकारी मुलाजम एक दहशतगर्द के पीछे वो नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, उसकी उसकी क्या जस्टिफिकेशन देंगे? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें तो हैं अपनी जगह पे। मतलब ये कि हमारी पोजीशन बहुत इस वक्त ऑकवर्ड हुई हुई है, लेकिन इनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं।
और इसी वजह से मुल्क का ये हाल है और बद से बदतर ही होता जा रहा है। कुछ भी फिलहाल तो कुछ संभलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये अपने आप को शाबाशियां दे रहे हैं, न जाने किस बात की, ये हाँ जरूर जी, चल रहा है। बिल्कुल ऐसा। बाहर बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक थैंक यू यू जी। सो मच। थैंक यू, थैंक यू।